आज हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि प्रणाली, जैसा कि हमने पहली वीडियो में कहा था। तो देखिए, अल्फ्रेड लॉरेन ने प्रारंभ से लेकर वेलेज़ली के समय तक सहायक संधि के 4 रूप बताए हैं। इतना विस्तार से कहीं नहीं बताया जाएगा आपको जितने विस्तार से हम बता रहे हैं। किसने बताया है? अल्फ्रेड लॉरेन ने प्रारंभ से लेकर वेलेज़ली के समय तक सहायक संधि के कितने रूप बताए हैं? 4 रूप। तो इसके 4 रूप गिन के मैं एक एक करके बताऊंगा, बने रहिएगा। ठीक है। इसके द्वारा अंग्रेज किसी भारतीय को पहला है, इसके द्वारा अंग्रेज किसी भारतीय को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देते थे और उसके बदले एक निश्चित धनराशि प्राप्त करते थे। ऐसी संधि 1768 में हैदराबाद के निजाम से की। 1768 में। दूसरी, अंग्रेज कंपनी संधि करने वाली भारतीय नरेश की सुरक्षा के लिए स्थायी सेना रखती थी और इस सेना के लिए वह वार्षिक धनराशि प्राप्त करती थी। यह सेना नरेश की राज्य की सीमाओं के निकट किंतु कंपनी की सीमाओं के अंतर्गत रखी जाती थी, जैसे 1784 में सिंधिया के साथ संधि। सहायक संधि का तीसरा रूप, अंग्रेज कंपनी संधि करने वाले भारतीय नरेश की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सेना एक निश्चित धनराशि लेकर उस नरेश की सीमा के अंतर्गत रखती है, जैसे 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ। चौथा रूप, सहायक संधि का चौथा व्यक्तिगत स्वरूप लॉर्ड वेलेज़ली के समय आया, जहां अंग्रेज कंपनी अपनी सेना संधि करने वाले राज्य की सीमाओं के अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक धनराशि लेकर न केवल स्थायी रूप से रखती थी, बल्कि उसकी राज्य की भूमि का एक निश्चित भाग हमेशा के लिए ले लेती थी। इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाले देशों को निम्नलिखित शर्तें माननी पड़ती थी, जो इस प्रकार हैं। निम्न कंडीशन पर उनको सहायक संधि स्वीकारनी पड़ती थी। तो देखिए वो कंडीशन कौन कौन सी थी। बहुत मोस्टली कंडीशन हैं, जिसको एक एक करके हम बता रहे हैं। पहला तो है कि भारतीय राजा के दरबार में एक अंग्रेज प्रेसिडेंट रखा जाएगा। भारतीय राजा के दरबार में प्रत्येक बड़े राज्य में अंग्रेजी सेना रहेगी, जिसका खर्चा देसी रियासतें उठाएंगी। देखिए अब गुलामी की ओर बढ़ते जा रहे हैं भारतीय राजा, अपनी सुरक्षा दूसरे के हाथों में देती जा रही है। जबकि छोटे राज्यों में नियमित सेना तो नहीं रखेगी, परंतु देसी राज्य उसका खर्चा उठाएंगे। तीसरा और इम्पोर्टेंट, तीसरा इम्पोर्टेंट, संधि स्वीकार करने वाले गणराज्य अपनी कोई फौज नहीं रखेंगे तथा राज्य की अर्थव्यवस्था का 1/3 भाग कंपनी को देना ही होगा। देखो इनकी रणनीति। उन्होंने कहा है कि संधि स्वीकार करने वाले गणराज्य अपनी कोई फौज नहीं रखेंगे, अर्थात उन्हीं के अधीन रहेंगे भारतीय राजा। कोई भी भारतीय नरेश अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य में कोई संबंध नहीं रखेगा, अर्थात उनकी विदेश नीति भी अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगी। फोर्ट विलियम की अनुमति के बिना कोई भी यूरोपीय किसी भी यूरोपीय को किसी भी देशी रियासत में रहने का अधिकार नहीं होगा। अंग्रेज उस नरेश की बाह्य आक्रमण से रक्षा करेंगे। अंग्रेज भारतीय नरेश के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाह्य शासन में तो हस्तक्षेप करेंगे और बाह्य शासन तो वैसे ही वही चलाएंगे अंग्रेज। इस संधि से अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ हुआ। प्रेसिडेंस के रूप में अंग्रेजों को एक भेदिया मिल गया, जो देशी रियासतों की प्रत्येक रियासत से अंग्रेजों को परिचित कराता था। इस प्रकार देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता खोकर सुरक्षा को क्रय किया।
प्रत्येक राज्य की गतिविधि से फ्रांस अपरिचित हो गया। सहायक संधि से कंपनी का साम्राज्य अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ गया। एडवर्ड इनगम के शब्दों में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये आप कहीं भी डाल देंगे तो आपकी कॉपी का प्रभाव ही तेज हो जाएगा। तो देखिए, लॉर्ड एडवर्ड इनगम के शब्दों में, वेलेज़ली के समय भारत का नक्शा बड़े ही नाटकीय ढंग से बदल गया। वेलेज़ली ने कंपनी की सेना को भारत में अजेय बना दिया और इस प्रकार भारत में कंपनी की सैन्य प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। इस संधि के संदर्भ में सर टॉमस मुनरो ने कहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, मार्क दीज वर्ड्स। मेरे साथियों ने जिन लोगों की रक्षा की कसम खाई है उन्हें वे एक दिन स्वस्थ करके निगल जाएंगे, अर्थात बकरे को खिला पिलाकर उसे एक दिन मारकर उसका भोजन बना लिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। फिर सहायक संधि स्वीकार करने वाली देशी रियासतें सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम शहादत अली खान से हस्ताक्षर किए, जबकि उसका पुत्र अली उसके विरोध में था क्योंकि वह फ्रांस से जुड़ना चाहता था। 1799 में मैसूर और तंजौर में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1800 में सूरत और 1801 में अवध ने संधि की तथा 1802 में पेशवा ने वसीम की संधि के माध्यम से इसे स्वीकार कर लिया। 17 दिसंबर 1803 को बरार के भोसले ने और 31 दिसंबर 1803 को सिंधिया ने सरजी अर्जुन गांव की संधि के माध्यम से इसे स्वीकार किया। 1799 में वेलेज़ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया और अंग्रेजों ने मैसूर को सहायक संधि करने पर मजबूर कर दिया। वेलेज़ली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवा के अधिकारियों को भाषा और संस्कृति का प्रशिक्षण देना, किंतु बाद में ब्रिटेन की गृह सरकार के विरोध के कारण इसे बंद करना पड़ा। यह संस्था शोध की एक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। 1799 में वेलेज़ली ने प्रेस सेंसरशिप एक्ट बनाया तथा 1799 में अखबारों पर और 1805 में पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1803 में वेलेज़ली के समय जनरल लेक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया 1803 में, तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का पेंशनर बना दिया। शाह आलम द्वितीय को मराठा नियंत्रण से आज़ाद करके उसे अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया। वेलेज़ली के समय ही 1802 में ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य एमोज की संधि हुई, जिसके द्वारा वेलेज़ली ने भारत में पांडुचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया। 1805 में इसी के समय भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा को जारी किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट, 1805 में इसी के समय भारत में कागजी मुद्रा को जारी किया गया। 1805 में इसे इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। अगर इसके बाद वाले गवर्नर जनरल को आप जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए। दूसरे वीडियो में हम आपको इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, उनका द्वितीय कार्यकाल भी आता है, तो उसका वर्णन करेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। अगर समझ में अच्छे से आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी। थैंक यू, शुक्रिया।